नमस्कार, मैं विनोद सिंह। आज तक्षक की टीम आई है कोल्हान के पूर्व डीआईजी श्रीमान राजीव रंजन सिंह के कार्यालय। और जब भी जमशेदपुर शहर की पुलिसिंग की बात होगी तो दो नाम, बहुचर्चित नाम यहाँ पे पुलिस सर्विस के रिकॉर्ड में आपको मिल जाएंगे। जब भी पुलिस अधिकारी की बात आती है तो डॉक्टर अजय और श्री राजीव रंजन सिंह के नाम के बाद शायद कोई नाम आपको सोचना पड़े, अपने स्मृति पटल पर जोर देना पड़ेगा कि ऐसा भी कोई अधिकारी यहाँ पे रहे हैं जिन्होंने अपनी कार्यशैली से इस शहर को प्रभावित किया, यहाँ इस शहर की आबो हवा को प्रभावित किया। तो ये दो नाम हमेशा इतिहास में दर्ज आपको मिलेंगे, एक डॉक्टर अजय का और एक श्री राजीव रंजन सिंह का। और बहुत सारे विषय हैं, हम काफ़ी कुछ जिज्ञासाएं लेके इनके पास आए हैं। और इनकी रिटायरमेंट के बाद में इनकी कुछ कार्यशैली ऐसी रही है कि हम भी अपने आप को रोक नहीं पाए कि नहीं, कुछ हमारी भी मन में प्रश्न जगे कि खुल करके इनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ है श्रीमान राजीव रंजन सिंह, पूर्व डीआईजी, एक्स डीआईजी कोल्हान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। याद होगा 2003 के दिनों में शहर में अक्सरहा गोलियां चलती थी। छगन लाल जैसे दुकान पर दिन दहाड़े गोली चल रही थी। उस समय कई ऐसी घटनाएं हुई थी। एलएनटी के जीएम पे गोली चल गया, सापुर जी पालन जी को एजीएम को गोली मार दिया गया था। तो कई ऐसी वारदातें हुई थी, कई मुठभेड़ हुए और ऊपर वाले की कृपा से शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ और लोगों को पुलिस के प्रति विश्वास आई और बड़ा प्यार मिला इस शहर में। क्योंकि शहर में हम देखें कि मेरे ऊपर एक मुठभेड़ में एक केस भी हो गया था, लेकिन शहर के लोगों का इतना बड़ा सपोर्ट मेरे लिए उस समय मिला था कि मैं उसको पूरे जीवन में भूल नहीं सका। में मुठभेड़ हुआ, वो सब शहर में शांति के लिए हुआ। और अगर पुलिस पर कोई गोली चलाएगी तो पुलिस भी गोली चलाएगी, ये कॉमन बात है कि पुलिस को जो हथियार मिला है वो इसीलिए मिला है कि आप उससे जवाब दें। इसलिए नहीं मिला है कि गोली चलते रहे और आप चुपचाप साइलेंट होकर के देखते रहें। तो समय समय पर डिमांड के अनुसार पुलिस काम करते रहती है। उस समय भी अच्छा काम हुआ, आगे भी अच्छा काम हो रहा है, होगा भी। मैं जब एक बार आपसे मिला था तो आपसे बात हुई थी तो आपने पुलिस की कार्यशैली को 3 शब्द में परिभाषित किया था, पीडीपी। ये 3 शब्द इन्होंने हमें कहा था कि इन 3 शब्द के इर्द गिर्द पुलिस की कार्यशैली वास्तव में ये मतलब घूमती है, इसके फेरे लगाती है। पी फॉर प्रिवेंशन, डी फॉर डिटेक्शन एंड पी फॉर प्रोसिक्यूशन। तो प्रिवेंशन में राजीव जी हम जानना चाहेंगे कि क्या कोई चूक हो रही है पुलिस से? क्योंकि डॉक्टर अजय के समय बहुत सारे पुलिस पिकेट्स बने थे जो आज खंडहर हो चुके हैं। तो अपराधी आराम से गोली चलाकर निकल जाते हैं, पुलिस प्रयास करती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन प्रिवेंशन में कोई चूक हो रहा है क्या यहाँ? देखिए, पुलिस की प्राइम ड्यूटी है किसी भी, जो आपने कहा बहुत बढ़िया बात बोला, कि कोई भी क्राइम को नहीं होने दें। हमारी पहली प्राथमिकता ये होती है। इसी के लिए आप पेट्रोलिंग करते हैं, नाइट पेट्रोलिंग, डे पेट्रोलिंग। कई जगह पर बाइक पेट्रोलिंग हो रहा है, लड़कियों के लिए पिंक पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही हम लोग हमेशा शहर में चेकिंग लगाते हैं। बॉर्डर सीलिंग का कंसेप्ट था जमशेदपुर में, जब हम लोग यहाँ पर डीवाईएसपी और एसपी थे तो पूरे जमशेदपुर को सील करके चेक किया जाता था। कई जगह चेक नाके बने हुए थे। तो बहुत ज़रूरी है कि पुलिस का प्रेजेंस रोड पे दिखे। हर एसपी और एसएसपी की ये जिम्मेवारी है कि पुलिस का जब प्रेजेंस दिखेगा तो लोगों को भरोसा जगता है। दूसरा, प्रिवेंशन का ही ये पार्ट है कि लोग जब आप पर विश्वास करेंगे तो आपको सूचनाएं देंगे। क्योंकि कोई भी दुनिया की पुलिस आइसोलेशन में सफल नहीं हो सकती है जब तक कि पब्लिक का कॉपरेशन नहीं होगा। तो पब्लिक का कॉपरेशन तभी मिलेगा जब पब्लिक को विश्वास होगा कि हम सूचना देंगे, उस पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रिवेंशन के लिए आप पब्लिक का कॉपरेशन लें, पब्लिक का विश्वास जीतें। एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि कोई भी क्राइम हुआ तो पब्लिक के दिमाग में ये आना चाहिए कि नहीं, पुलिस क्रिमिनल तक पहुंच जाती है, पुलिस उसको पकड़ लेती है। तो जब डिटेक्शन होगा तो क्रिमिनल भी डरेंगे कि नहीं, पुलिस छोड़ती नहीं है, पुलिस पहुंच जाती है। और लास्ट है प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन कहने का मतलब हुआ कि आप एविडेंस को अच्छे से कलेक्ट करें, स्पीडी ट्रायल कराएं इंपॉर्टेंट केसेज में, और ट्रायल के साथ साथ कन्विक्शन कराने के लिए आप प्रोसिक्यूशन पूरी अपनी जो भी रिसोर्सेज है वो पूरी रिसोर्सेज लगा दे और कोशिश करें कि एक टाइम फ्रेम में अपराधी को सजा मिले। डॉक्टर अजय से जब हम उनके निवास पर बात कर रहे थे तो हमने उनसे कुछ सजेशंस मांगे थे, क्योंकि वर्तमान में मैंने उनसे पूछा था कि सर अगर वर्तमान में आप शहर के एसपी होते तो आप क्या करते? तो ये प्रश्न मेरा आपसे भी है राजीव जी कि वर्तमान में अगर इस शहर की बगडोर प्रशासन की अगर आपके हाथों में होती तो फिर आप अपने स्तर पर क्या सुधार करते? डॉक्टर अजय ने एक सुझाव दिया था कि मैं हर थानों में सीसीटीवी कैमराज लगाता। तो इस शहर में एक तो है कि यहाँ के लोग
कोई बड़ा क्राइम से ज़्यादा छोटे छोटे क्राइम से परेशान रहते हैं। जैसे बर्गलरी कि घर कोई बंद करके गया मार्केट के लिए, या कहीं पूजा देखने गया, शादी में गया, तो आया तो पता चला घर में चोरी हो चुका है। बाइक चोरी की बहुत समस्या थी जब मैं यहाँ पर डीवाईएसपी या एसपी था, तो कि बाइक कहीं लगाए, बाइक गायब हो गया। अगर मैं एसपी होता या कहीं नया एसपी जब कोई जाए तो क्या करना चाहिए, इस पर मैं आपको दो शब्द जरूर कहूँगा। कि सबसे पहले किसी भी वरीय पुलिस पदाधिकारी को उस जिले में पूर्व में क्या समस्याएं रही हैं, कितने अपराधी हैं जो जेल से छूट गए हैं, किस कैटेगरी के कौन अपराधी हैं, उन सबों का लिस्ट बनाएं और उनका वेरिफिकेशन चालू करें कि जो पुराने अपराधी हैं वो छूटने के बाद क्या कर रहे हैं। पुराने जो शूटर्स हैं, पुराने जो गैंग्स हैं, यहाँ गैंग राइवलरी भी बहुत चलती है, तो उन गैंग्स के जो मेंबर्स हैं वो अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं। कई बार होता है कि साइलेंट रंगदारी जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। उनका आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो रही है, उनको पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है। पुराने जो क्रिमिनल्स हैं उनको ट्रैक करने की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली क्राइम ग्राफ आपका गिर जाएगा। दूसरा, ट्रैफिक किसी भी जिले की नाक होती है। मतलब किसी भी राज्य के कानून व्यवस्था को अगर देखना है तो लोग जब उस राज्य में लैंड करते हैं तो वहाँ के ट्रैफिक से उनके दिमाग में एक आता है कि ये राज्य कैसा है। तो हमको ट्रैफिक की व्यवस्था को बढ़िया करना चाहिए। थानों में रिसेप्शन डेस्क हो। अधिकांश लोगों की शिकायत होती है कि थाने में आवेदन नहीं लिया जाता है, थाने में एफआईआर करना बहुत मुश्किल है, थाने में जाने पर बड़ा बाबू से भेंट नहीं होता है, आवेदन देने के लिए घंटों बैठना पड़ता है। तो जरूर ये सुनिश्चित किया जाए कि थाने में एक हेल्प डेस्क, मोबाइल खो गया, आप एक आवेदन जाते हैं रिसीव कराने, अब उसके लिए आपको थाने का चक्कर लगाना पड़ता है। तो ये बड़ा गलत इंप्रेशन पब्लिक के दिमाग में जाती है। तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आपको परेशानी है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन में परेशानी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए पब्लिक में एक गलत मैसेज जाता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एज ए पुलिस ऑफिसर आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या रही? समाज में एक बड़ा वर्ग जो युवा वर्ग है तो बहुत उम्मीदें होती हैं उसे, और आपकी तरफ से आपने युवाओं को लेकर के क्या ऑब्जर्व किया? जैसे आप सिमडेगा में भी एसपी रहे तो कई नक्सली मूवमेंट्स आपने किए जो समाज से भटके युवा थे, तो आपने क्या पाया कि जो प्राइम फैक्ट क्या है? बेरोजगारी मुद्दा है, एजुकेशन मुद्दा है, या फिर कुछ और? असल जो समस्या है झारखंड की, इसका निदान केवल पुलिसिंग नहीं है। नक्सल से जो लोग जुड़े हुए हैं वो पैसा कमाने में लगे हुए हैं। बहुत ज़रूरी है कि युवाओं को हम लोग रोजगार दें। जो युवाएं पलायन हो रहे हैं उनको हम लोग झारखंड में रिटेन करें। गवर्नमेंट को यहाँ टूरिज्म डेवलप करने की ज़रूरत है। अधिकांश नक्सल एरिया में देखिएगा कि टूरिज्म का बहुत स्कोप है। जैसे आप चाईबासा में देखें तो किरूबुरू, सरंडा जंगल में किरूबुरू इतना खूबसूरत जगह है कि उसको हिल स्टेशन में डेवलप किया जा सकता है। अगर दूसरा सबसे नक्सल प्रभावित एरिया अगर हमारा बूढ़ा पहाड़ रेंज है तो वहाँ पर नेतरहाट इतना खूबसूरत जगह है जो 1300 लगभग मीटर की हाइट पर है कि वहाँ पर हम लोग इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस उसको बनाया जा सकता है। मैं जा कर के 2 दिन रुका हूँ। आपके पास इतने अच्छे अच्छे नेशनल पार्क हैं, जैसे बेतला एस्ला नेशनल पार्क है कि जिम कॉर्बेट से हम लोग चाहें तो बेहतर वहाँ पर नाइट सफारी लॉन्च कर सकते हैं। वहाँ के हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकता है कि एशिया का सबसे ऊंचा फॉल हमारे यहाँ है। हम भी तब जाने जब उसको देखने गए तब देखे लिखा हुआ था कि सबसे हाईएस्ट फॉल इन एशिया। तो बहुत कम लोग जानता है। इस झारखंड टूरिज्म को डेवलप किया जाए। मैं इस पर काम कर भी रहा हूँ। पूरे पुलिस कैरियर में कोई ऐसा काम जो आपने मतलब आपको बहुत संतुष्टि मिली हो कि नहीं ये काम मैंने किया, आइदर सोशल पुलिसिंग के थ्रू या फिर और किसी भी माध्यम से, कोई ऐसी घटना, कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता है कि नहीं ये मेरे हाथों एक माइलस्टोन बना? ये घटना है जो कि एक इवेंट है जो मेरे द्वारा किया गया था सोशल पुलिसिंग के तहत। वो पूरे मेरे लाइफ में कभी मैं भूल नहीं सकूँगा। एक्चुअली वहाँ हम लोग उग्रवाद के लिए 20 सालों में जितने नक्सल घटनाएं हुई थी उन सारे नक्सल घटनाओं के पीड़ित महिलाओं को, मतलब जो विधवा महिला थी, उन सबों को चिन्हित करके मैं जिला मुख्यालय में बुलाया था। लगभग 120 ऐसे परिवार आए थे और मैं एक कराया था सेमिनार, वर्कशॉप था ये कि नक्सल से क्या खोया क्या पाया। ये दिन भर का वर्कशॉप था। इसमें लगभग 5000 लोग भाग लिए थे। इसमें नक्सल पीड़ित परिवार, नक्सल में जिस परिवार के लोग अभी भी नक्सली हैं उनके परिवार, प्लस जनप्रतिनिधि,
और सारे इंटरनेशनल नेशनल मीडिया सबों को हम लोगों ने इनवाइट किया था। जनप्रतिनिधि में मुखिया से लेके एमपी तक थे, सारे लोग आए थे। और ये मंथन हुआ था कि 50 साल नक्सलिज्म का हो गया, हमने क्या खोया क्या पाया। उस इवेंट में जब नक्सल हिंसा में मारे गए परिवार के छोटे छोटे बच्चे मंच पे खड़ा होकर बोल रहे थे कि नक्सल भाई, उसमें सरेंडर्ड नक्सली भी थे, कि नक्सल भाई आप बताइए कि मेरे बाबा को क्यों मारा, मेरा बाबा को क्यों मारा, हमको आज तक पता ही नहीं चला। कुछ ऐसे प्रश्न आए कि जिनके परिवार के बच्चे नक्सली में थे वो सब रोने लगे। और जब एक साथ 132 विधवाओं को सिमडेगा में लोग देखा, क्योंकि मरने वाले भी सब ट्राइबल थे और लोकल गरीब लोग, मारने वाले भी सब वही लोग थे, वो भी लोकल गरीब परिवार के लोग हैं। तो इस घटना के बाद कितना लोग रोने लगे। और वो 132 विधवा महिलाओं को, हमारे 132 सिपाही, महिला सिपाही, सबको एक साथ शॉल ओढ़ाया और गले मिला। ये घटना यहाँ से दिल्ली तक, ये जो इवेंट था वो फेमस हुआ था एमएचए में। आपको विश्वास नहीं होगा कि उस घटने के बाद 1 हफ्ते के बाद मुझे एक महिला फ़ोन की कि सर मेरा पति नक्सली घर आया हुआ है, जोनल कमांडर था, मैं उसका राइफल पकड़ करके एक रूम में उसको बंद कर दी हूँ, राइफल दूसरे रूम में रख दिए हैं, आके उसको ले जाइए। 10 लाख इनामी था। मैं कहा कि रात में तो वहाँ उस जंगल में पुलिस नहीं जा सकती है, क्योंकि एक भी डर रहता है कि हो सकता है ट्रैप कर रहा हो। मैं सुबह में भेजा, सचमुच उस महिला ने अपने पति को हैंडओवर कर दी और हथियार भी हैंडओवर की। उस दिन हमें लगा कि आज मेरा जो ये कार्यक्रम था 10 दिन पहले का, वो सफल हो गया। इसके बाद विनोद जी लगातार नक्सली सरेंडर करने लगे। 17 नक्सली हथियार लेकर के एसपी के सामने सरेंडर किए। पूरे राज्य का ये 2016-17 की घटना हम बता रहे हैं, आप अभी भी नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। हाईएस्ट सरेंडर ऑफ नक्सल था। और सिमडेगा में एक बहार बढ़ गया कि सिमडेगा चला शांति की ओर। और सिमडेगा का आज भी कोई भी पत्रकार हो, आप पूछेंगे तो वो बताएगा कि सिमडेगा में ट्रिमेंडस चेंज आया मेरे 3.5 साल के कार्यकाल में। तो पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली जब पुलिस हो जाएगी, पब्लिक को विश्वास हो जाएगा कि ये एसपी मेरे लिए है, तो मेरा मानना है कि उस जिले का कायाकल्प हो सकता है। आपके इन्हीं कार्यशैली की वजह से कई वीरता पुरस्कार के गैलेंट्री अवार्ड्स भी आपको मिले। हौसला बढ़ाते हैं ऐसे पुरस्कार? बिल्कुल, जब राष्ट्रपति पुरस्कार किसी भी पुलिस अफसर को मिलता है, खास करके वीरता के लिए जब पुरस्कार मिलता है, तो निश्चित उसका हौसला बढ़ता है और उसे लगता है कि मैं कुछ काम किया हूँ जिसका मुझे सरकार के द्वारा रिकॉग्निशन मिला। तो हर पुलिस अफसर का ही सपना होता है, तो निश्चित मुझे भी खुशी हुई। आफ्टर रिटायरमेंट, प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा से रिटायरमेंट के बाद एक लंबी अवधि जीवन का एक बड़ा समय पुलिस सेवा में देने के बाद प्रायः एक मानसिकता होती है कि नहीं, मैंने बहुत काम किया, मुझे आराम करना है। लेकिन कुछ विरले ऐसे लोग होते हैं कि कुछ रिटायरमेंट के बाद, जैसे अभी हम राजू जी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को रिटायर नहीं मानता, मेरी एक पारी खत्म हुई है और मैं दूसरी पारी शुरू करने जा रहा हूँ। तो उत्साह इनका जो है चरम पे है। तो ये जो दूसरी पारी है, ये दूसरी पारी की शुरुआत इन्होंने एक संगठन बनाया बिरसा युवा मंच के नाम से। तो इसके बारे में इनसे पूछेंगे कि इससे बनाने की प्रेरणा, कारण और इसका उद्देश्य क्या रहा? एक्चुअली पहली इनिंग समाप्त होने के बाद सबसे पहले तो मैंने पाठशाला दर्शन शुरू किया। ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में जा कर के गरीब बच्चों को मोटिवेट करने का, क्योंकि हम भी एक ग्रामीण परिवेश से आए हैं। पलामू जिले के पोल्दा एक सुदूरवर्ती गांव में मेरा जन्म हुआ। अपने हाई स्कूल के दौरान मैं 15 किलोमीटर पैदल, कभी साइकिल से गया और 15 किलोमीटर आया, मैंने 30 किलोमीटर हम लोग चलकर आईपीएस तक का सफ़र तय किए। तो लगा कि आज के डेट में सरकारी स्कूल के बच्चे क्यों नहीं इतने आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इसको देखने के लिए मैं शुरू किया। बच्चों से मिलने का कार्यक्रम के बाद मुझे लगा कि आज के जुआ जो हमारे हैं ये डायरेक्शन लेस हो गए हैं। जुआ एक तरह से सोचिए तो परिवार के लिए लाइबिलिटीज हो गया है। भारत एक जुआ देश है। यहाँ के जुआओं को एसेट में बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत देश का प्रगति तभी होगा जब यहाँ के जुआ खुद अपने पैरों पे खड़ा होंगे और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की उनमें तमन्ना होगी। तो इसी उद्देश्य से मेरे द्वारा भगवान बिरसा के नाम पर बिरसा जुआ मंच बनाया गया है।
क्योंकि भगवान बिरसा एक फ्रीडम फाइटर हैं और ये झारखंड के सभी लोगों के लिए हैं, ये देश के लिए हैं। तो इनका नाम लेने से ही लोगों में एक आदर्श की भावना आती है। तो भगवान बिरसा के आदर्शों को युवाओं में डेवलप करने के लिए, युवा को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए, क्योंकि जब तक आप स्वरोजगार की तरफ नहीं बढ़ेंगे, सरकारी नौकरी कितना परसेंट है ये युवाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। सरकारी नौकरी के चक्कर में पूरा अपना 20 से 30 साल का जो क्रीम पीरियड है लाइफ का, वो सबको बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। एमलेसली एजुकेशन का भी कोई महत्व नहीं है। तो इसको देखते हुए हम लोग ये स्वरोजगार को डेवलप करने के लिए मंच बनाए हैं। इसकी पहली सम्मेलन हम लोग 18 दिसंबर को किए। लगातार इससे लोग जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग एक आध स्टार्टअप कंपनी शुरू करेंगे और यहाँ के युवाओं को काम देने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं और उस मिशन पे काम चल रहा है। जब बात दूसरी पारी की हो रही है तो ये दूसरी पारी, पहली पारी तो जो आपने शुरू की तो एक पुलिस अधिकारी की छाप अपने बहुत अच्छे से छोड़ी और कोल्हान के डीआईजी के पोस्ट से आप सेवानिवृत्त हुए, तो ये दूसरी पारी का जो दायरा है वो कहीं राजनीति में भी इसका कदम हमें आगे देखने को मिलेगा? हाँ विनोद जी, ये प्रश्न कई बार सब लोग पूछते हैं। तो मेरा तो मानना है कि राजनीतिक ऐसा चीज़ है कि जहाँ अच्छे लोगों को जाना ही चाहिए। राजनीति, चूँकि झारखंड का बारे में अगर आप 22 साल का करियर देखें तो झारखंड का पहला बजट जो था सरप्लस बजट था। और झारखंड के बारे में शुरू में लोगों को, जब हम लोग उस समय बिहार में थे, जब ये राज्य बना था तो लोगों को लगा था कि सबसे अमीर राज्य होगा ये भारत देश का। झारखंड के बारे में चर्चा थी कि अमीर राज्य होगा, और बिहार के बारे में ये चर्चा उस समय था कि बिहार में का बचल बा, लालू ओ बालू। ये बड़ा तेज बिहार में ये बात बोलते थे। लेकिन 22 सालों में आपने देखा कि झारखंड की, अगर आज का झारखंड के बारे में पूरे भारत देश में देखा जाए तो झारखंड को लोग सिर्फ करप्शन के लिए जाने जाते हैं। झारखंड के सीएम से लेकर के मंत्री तक जेल जाते हैं करप्शन में। तो ये इस देश राज्य का दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर राज्य होने के बाद आज झारखंड में बिजली नहीं है। अब गाँव में जाकर देखें, बिजली यहाँ पर नहीं है। यहाँ हर क्षेत्र में पलायन है। यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं वो लेबर के काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ इतना लेबर कॉस्ट कम है कि लोग को यहाँ लगता है कि यहाँ रहेंगे तो हमारा पेट नहीं भरेगा। लोग गुजरात जा रहे हैं, लोग कर्नाटका जा रहे हैं, लोग केरला जा रहे हैं। मिडिल क्लास के फैमिली को देखेंगे तो बच्चे 10+2 के बाद पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं। तो मजबूरी में सारे बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। और जो बाहर जा रहे हैं वो वापस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ जॉब नहीं है। वो बच्चे जो जा रहे हैं बाहर ही जॉब करने लग रहे हैं। हम लोगों ने 22 साल में कोई विजन नहीं लगाया। अब बगल का स्टेट देखिए उड़ीसा, 22 साल में भुवनेश्वर एजुकेशन हब हो गया। हम लोग आज भी वही 3-4 जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं उन्हीं का नाम भारत देश में जाने जाता है, चाहे वो RIT जो अब NIT जमशेदपुर है या BIT मेसरा है। यही 2 इंजीनियरिंग कॉलेज और एक ISM धनबाद जो IIT हो गया, यही 3 इंजीनियरिंग कॉलेज आज भी है। वही मेडिकल कॉलेज जो आज़ादी के बाद जो खुले थे वही मेडिकल कॉलेज आज भी हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि झारखंड के युवाओं को रिटेन करने के लिए सभी जगहों पर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुले। यहाँ के पॉलिटिशियन भी पैसा कमाए, दूसरे राज्य के पॉलिटिशियन भी पैसा कमाए। हमारे यहाँ का पॉलिटिशियन पैसा कमा के जेल चले जाते हैं, दूसरे राज्य के पॉलिटिशियन पैसा कमा करके यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलते हैं। आप कर्नाटका में जाके देखिए, अधिकांश इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज वहाँ के राजनीतिज्ञों का है। लोग ट्रस्ट बना करके खोल दिया। आज बैंगलोर फास्टेस्ट ग्रोइंग मेट्रो हो गया है इंडिया का। नॉर्थ इंडिया का और इधर का झारखंड बिहार के लाखों बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। अभी हाल में हमने एक सर्वे देखा था दैनिक जागरण का, 17,000 करोड़ रुपया यहाँ से वहाँ बच्चों को जाता है, गार्जियंस पैसे भेजते हैं। तो आखिर हम इस स्टेट को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आखिर स्टेट को अब 22 साल के बाद फिर हम लोग वहीं पहुँच गए जो 2001 में जहाँ थे। तो हमें विजन डेवलप करना होगा। आज किसी भी फील्ड में आपके स्टेट का डेवलपमेंट नहीं है, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो एजुकेशन हो, या बिजली का ही बात करें, हर क्षेत्र में आप पीछे हैं। तो जब तक आप इन सब चीज़ों में अपने को स्ट्रांग नहीं करेंगे, आपका स्टेट डेवलप नहीं हो पाएगा। बहुत ज़रूरी है कि हम बाहरी और भीतरी की झगड़ा छोड़ करके हम राज्य की बात करें, राज्य हित की बात करें, यहाँ के 3 करोड़ 40 लाख जनता की बात करें।
और जब सब हित की बात आप करने लगेंगे, राज्य जब डेवलप होगा तो स्वतः स्वतः डेवलप्ड हो जाएगा। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है कि सर पॉलिटिक्स में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज़ है कि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, हम जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में जाकर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मैं इस पर 6 महीना से सोचता हूँ, तो यही सोचता हूँ कि पॉलिटिक्स का अगर न्यू करप्शन पर है, पॉलिटिक्स का अगर न्यू कोई 10 करोड़ और 15 करोड़ खर्च करके अगर एमएलए एमपी बनेगा, तो वैसा पॉलिटिक्स मुझे नहीं करना है। क्योंकि अगर कोई 10 करोड़ खर्च करके हम एमएलए बन ही जाएंगे, तो उस करप्शन के न्यू पर एमएलए बन करके 20 करोड़ कमाने के सिवा और मेरा उद्देश्य क्या होगा। तो जनता को ये सोचना है कि कैसे हम पॉलिटिशियंस को चुनें। जनता जिस दिन जागरूक हो जाएगी, उसी दिन हम जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में आने का रास्ता खुलेगा। तो यूथ को जागरूक करने की ज़रूरत है आप सबों को, कि यूथ सोचे कि वोट पैसा लेके दिया जाए या वोट व्यक्ति के व्यक्तित्व पर दिया जाए। जिस दिन पॉलिटिक्स इस रास्ते पर चलेगा, उस दिन झारखंड का भविष्य सुनहरा हो जाएगा। थैंक यू। तो देखा आपने, ये एक बेबाक और बहुत ही खुली बातचीत कोल्हान के एक्स डीआईजी मिस्टर राजीव रंजन सिंह से हमारी टीम की। बहुत सारी बातों पे, बहुत सारे मुद्दों पे इन्होंने खुल करके बातें की कि पुलिसिंग को लेकर के इनके जो भी व्यूज़ रहे, टूरिज्म को लेकर के इनके जो व्यूज़ रहे, एजुकेशन को लेकर के, नक्सल को लेकर के, सोशल पुलिसिंग को लेकर के एक बेबाक बातचीत बड़े खुले तौर पे इन्होंने अपनी राय रखी। और हम इस बात को, हमारी जो बातचीत हुई है इनसे, हम कोशिश करेंगे कि आज के युवा इनकी बात को ध्यान से सुने। कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण तो नज़र आती है। और एक लाइन हमें याद आती है, तो मैं सोचता हूँ कि शायद ये सार्थक है कि स्याह रात नहीं लेती है नाम ढलने का, स्याह रात नहीं लेती है नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। मैं विनोद सिंह, तक्षक पोस्ट के लिए। जय हिंद।